हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा के लिए दोस्तों एसएसटी से क्लास करने वाले हैं। और एसएसटी के अंतर्गत भी दोस्तों आज हम पॉलिटिकल साइंस से क्लास करने वाले हैं। इस क्लास का जो दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राज्य की परिभाषा और राज्य के तत्व, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और इस क्लास में दोस्तों हम एलटी एसएसटी की बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं और ये सिलेबस के अनुसार हमारी पहले क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को आज के पहले टॉपिक के साथ। तो दोस्तों पहला टॉपिक है हमारा राज्य। इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि राज्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए और राज्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य की संकल्पना राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। तो दोस्तों जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो दोस्तों राज्य उसका क्या है, केंद्रीय विषय है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में हम राज्य के बारे में ही जानने वाले हैं और इससे अगली क्लास में दोस्तों हम जानेंगे कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं और कौन कौन से सिद्धांतों से दोस्तों हमें एलटी एसएसटी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगली क्लास में इसे और डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, अगला बिंदु है दोस्तों राजनीति विज्ञान में राज्य स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निकोला मैकियावेली द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य या स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों किसने किया, निकोला मैकियावेली ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों आरजी गेटल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की है। तो दोस्तों यहाँ से आपको दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों, आरजी गेटल है। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि आरजी गेटल ने अपनी कौन सी पुस्तक में राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की है। तो दोस्तों कौन सी पुस्तक में की है, तो पॉलिटिकल साइंस में की है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है राज्य के अनिवार्य तत्व। तो दोस्तों इसमें हम समझने वाले हैं कि एक राज्य के निर्माण के लिए कौन कौन से अनिवार्य तत्व होते हैं। तो दोस्तों एक राज्य के निर्माण के लिए 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। कौन कौन से, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार। तो दोस्तों एक राज्य के निर्माण के लिए ये 4 अनिवार्य तत्व होते हैं और इन चारों में से किसी एक का अभाव होने के कारण दोस्तों उसे आप क्या नहीं कह सकते हैं, राज्य नहीं कह सकते हैं। मान लो कि दोस्तों जनसंख्या नहीं है तो किस प्रकार से राज्य का निर्माण हो जाएगा, या निश्चित भूभाग नहीं है तब भी दोस्तों एक राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है, और संप्रभुता नहीं है तो दोस्तों तब भी एक राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, और अगर सरकार नहीं है तब भी दोस्तों एक राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। जनसंख्या का मतलब हो जाएगा दोस्तों एक मानव समूह, जैसे कि आदिवासी समूह, और आदिवासी का मतलब होता है दोस्तों मूल निवासी। ठीक है दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले प्लेटो ने कहा है कि एक आदर्श राज्य की जो जनसंख्या होनी चाहिए तो वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों वो होनी चाहिए 5040। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ गलती से 540 हो गया है, तो कितनी होनी चाहिए प्लेटो के अनुसार दोस्तों एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5040 होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों बहुत बार प्रश्न भी पूछा गया है कि प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 5040। इसको आप याद किस प्रकार से रख सकते हैं, 50-40। ठीक है, और रूसो ने कहा है दोस्तों कि एक आदर्श राज्य की जो जनसंख्या होनी चाहिए वो 10,000 होनी चाहिए। ठीक है, और अरस्तु ने कहा है दोस्तों कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या ना तो ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 1 लाख होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। एक राज्य के निर्माण के लिए जो दोस्तों दूसरा अनिवार्य तत्व है वो है एक निश्चित भूभाग, वह क्षेत्र जहां पर वे स्थायी रूप से निवास करते हैं। कौन स्थायी रूप से निवास करते हैं दोस्तों, जनसंख्या स्थायी रूप से निवास करती है।
क्लेवर प्रथम लेखक था जिसने 1817 ईस्वी में राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना अवश्य माना। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि किसने सर्वप्रथम भूभाग को राज्य का एक अनिवार्य तत्व माना। तो दोस्तों किसने माना? क्लेवर ने माना। ठीक। तीसरा जो दोस्तों राज्य के अनिवार्य तत्वों में महत्वपूर्ण तत्व है वो है संप्रभुता। तो दोस्तों बात आती है कि संप्रभुता किसे कहते हैं? आंतरिक संप्रभुता एवं बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई देश अपने देश के आंतरिक मामले और अपने देश के बाह्य मामलों को लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उस पर किसी बाह्य शक्ति का क्या ना हो, दबाव ना हो, तो दोस्तों ऐसे राष्ट्र या ऐसे राज्य को हम क्या कह सकते हैं? संप्रभु राष्ट्र कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र या राज्य है? तो दोस्तों उसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। क्यों? तो दोस्तों इसलिए कि भारत अपने आंतरिक मामले और भारत अपने बाह्य मामलों को लेने में पूर्ण रूप से क्या है दोस्तों? स्वतंत्र है। भारत किसी बाह्य शक्ति के दबाव में अपने आंतरिक मामले और अपने बाह्य मामलों को नहीं लेता है। ऐसे मामलों को लेने में दोस्तों भारत क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और किसी बाह्य शक्ति का हम पर क्या नहीं है? दबाव नहीं है। तो दोस्तों इसलिए भारत एक क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। ठीक है, तो आइए समझते हैं दोस्तों संप्रभुता को। आंतरिक मामले हो गया और बाह्य मामले हो गया। ऐसे मामलों को लेने में जब कोई देश क्या है? स्वतंत्र है या उस पर बाह्य शक्ति का दबाव नहीं है, तो उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से जो दोस्तों हमें अपने देश के आंतरिक मामले लेने होते हैं वो हम स्वयं से लेते हैं, हम किसी बाह्य देश के दबाव में नहीं लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं बाह्य मामले लेने में, तो दोस्तों उसके लिए भी हम क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हम पूरे रूप से स्वतंत्र है दोस्तों कि हमें किस देश के साथ मित्रता करनी है और किस देश के साथ शत्रुता करनी है और किस देश के साथ दोस्तों हमें संधि करनी है। संधि का मतलब समझौता करना है। ऐसे निर्णय हम क्या करते हैं दोस्तों? स्वयं से ले सकते हैं या इसके लिए हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो दोस्तों हमारा देश क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है या देश या राज्य है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है। तो दोस्तों इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी राज्य के पास जनसंख्या है और निश्चित भूभाग है और सरकार भी है, लेकिन उसके पास संप्रभुता नहीं है, उसके पास अपने देश के आंतरिक मामले और अपने देश के बाह्य मामलों को लेने में वो स्वतंत्र नहीं है या उसको किसी दूसरे देश के दबाव में ऐसे मामले लेने पड़ रहे हैं, तो दोस्तों उसे आप क्या नहीं कह सकते हैं? राज्य नहीं कह सकते हैं। इसीलिए दोस्तों संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है। अगला बिंदु है दोस्तों, संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो दोस्तों संप्रभुता क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संविधान ने सर्वप्रथम संप्रभुता को राज्य का लक्षण बताते हुए इसकी स्पष्ट विवेचना की है। तो दोस्तों यहां पर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि संप्रभुता की सबसे पहले विवेचना किसने की है? तो किसने की है दोस्तों? बोंदा ने की है। ठीक है, अगला जो दोस्तों राज्य के अनिवार्य तत्वों में जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है चौथे नंबर का दोस्तों सरकार। ठीक है, एक निश्चित संगठन जिसके माध्यम से आदिवासी समूहों की सामूहिक इच्छा व्यक्त की जा सकती है, जैसे शासन प्रणाली। और शासन प्रणाली कौन चलाता है दोस्तों? सरकार। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राज्य की परिभाषा। तो आइए समझते हैं दोस्तों राज्य की परिभाषा। तो दोस्तों अरस्तु का कथन है, राज्य परिवार तथा ग्रामों का संगठन है, इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। और अगली जो दोस्तों परिभाषा है वो है ईगल। ठीक है, ईगल ने कहा है दोस्तों राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। और अगली परिभाषा है दोस्तों मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर ने कहा है दोस्तों कि राज्य वो इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले परिभाषा की ओर। अगली जो दोस्तों परिभाषा है वो है हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है दोस्तों राज्य एक व्यापारिक संस्था है जो व्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आश्वासन देता है। ठीक है,
अगली जो दोस्तों परिभाषा है वो है गार्नर की। ठीक है, और ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इसमें चारों ही बातें वो समाहित है जो राज्य के तत्वों में अनिवार्य है। तो आइए समझते हैं दोस्तों गार्नर की परिभाषा। राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी अपनी सरकार होती है, जो अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीतियों को बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है तथा जिसकी आज्ञा का पालन लोग स्वभावतः, दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए था जिसकी आज्ञा का पालन लोग स्वभावतः करते हैं। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। ठीक है, अगली जो दोस्तों परिभाषा है वो आज के लिए अंतिम परिभाषा रहने वाली है। तो दोस्तों अंतिम परिभाषा को समझने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें कि आपको हमारी ये क्लास कैसे लगी। और साथ में दोस्तों इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलें जिनका भी इस बार LT का पेपर है। और अगर दोस्तों आपको इस क्लास की PDF चाहिए होगी तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली जो दोस्तों परिभाषा है वो है बिलोवी की। बिलोवी ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में लोगों के स्वाभाविक आज्ञा के पालन को भी स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों बिलोवी ने इस बात पर बल दिया है कि जो राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व है उनके साथ साथ जो दोस्तों लोग क्या करते हैं, जो राज्य के स्वाभाविक रूप से आज्ञा का पालन करते हैं उसमें इसको भी क्या देना चाहिए, स्थान देना चाहिए। ठीक है, इस पे प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में एक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।